अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी जॉइंट वेंचर जो है जितना तक हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ पर कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एक क्लास में। यहाँ पर हम लोग 3 टॉपिक रहता है, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया था। हम दिखाते हैं जितने भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अभी हम लोग कॉमन साइज का क्वेश्चंस करेंगे, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस करके आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ये देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है। इन मेनी केसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड विथ एब्सोल्यूट डेटा। एब्सोल्यूट डेटा का मतलब होता है जैसे कि 1 लाख सेल था, फिर 2 लाख सेल हुआ, इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डेटा। एक मिनट, हम मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट डेटा जो है, एब्सोल्यूट डेटा हमें हमेशा, ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। ये देखो क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट डेटा इज नॉट सो मीनिंगफुल। हमेशा ये उतना मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स दे इवन फेच ए रॉन्ग रिपोर्ट। तो एब्सोल्यूट डेटा से हमें रॉन्ग रिपोर्ट मिल सकता है, मतलब हम लोग जो कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं वो हमारा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि हम लोग डेटा को रिलेटिव फॉर्म में चेक करें। रिलेटिव फॉर्म यानी कि परसेंटेज फॉर्म। तो ये देखो, इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट द डेटा रिपोर्टेड शुड बी कन्वर्टेड इनटू रिलेटिव फॉर्म। रिलेटिव फॉर्म का ही मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज जब निकालते हैं तो ऐसे डिवाइड इनटू 100 करना पड़ता है, ऊपर एक डेटा नीचे एक डेटा। तो नीचे वाला जो डेटा होता है वो बेस होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे निकालते हैं। जैसे मान लो रिजल्ट में ही मान लो किसी को 25 मिला, ठीक है, 25 मिला है, और किसी को मान लो मिला है 15, ठीक है। तो आउट ऑफ कितना, उसी से तो पता चलेगा कि आउट ऑफ कितना। किसी को 15 मिला है, किसी को 25 मिला है। अब किसी को मान लो 15 आउट ऑफ 15 मिला है, और ये 25 जिसको मिला है उसको मान लो 100 आउट ऑफ 25 मिला है। अगर हम लोग एब्सोल्यूट डेटा दे देते हैं तो इससे क्या लगेगा, अच्छा 15 जिसे मिला है उसे कम मिला है, 25 जिसे मिला है उसे ज्यादा मिला है, हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। ये एब्सोल्यूट फिगर का प्रॉब्लम है। अब जब बेसिस देखेंगे, अच्छा 15 में 15 मिला है मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस खराब है क्योंकि इसको 100 में 25 मिला है। अब इसको परसेंटेज में बनाओगे तो ये 25% हो जाएगा, और ये जो है ये 100% हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि एब्सोल्यूट डेटा जो है वो कभी कभी हमें गलत रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, एब्सोल्यूट डेटा की जगह हमें क्या बोलते हैं उसे, परसेंटेज फॉर्म में क्या करना चाहिए, मतलब रिलेटिव फॉर्म यानी कि परसेंटेज फॉर्म में यूज करना चाहिए सम कॉमन बेस, ठीक है। कॉमन बेस में आंसर निकालना चाहिए। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट इसीलिए इसका नाम है, इन विच डेटा रिपोर्टेड ऑन और कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, ठीक है। कॉमन बेस में देखो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है नेट सेल बेसिस पे, बैलेंस शीट का टोटल एसेट के बेसिस पे। इन नट सेल ए कॉमन साइज स्टेटमेंट इज टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट को, मतलब उसके हेल्प से कि क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इन विच ऑल एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट एंड नेट सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इस तरह से। ये देखो, कॉमन परसेंटेज, 100% स्टेटमेंट, वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज स्टेटमेंट को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है कॉमन परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो कंपोनेंट होता है उसको परसेंटेज में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। 100% स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का यूज होता है। वर्टिकल एनालिसिस, जैसे वो वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, ये है वर्टिकल एनालिसिस, because the comparison between two data is made vertically with certain base total। और structural analysis और static analysis में बोला जाता है because different accounting variables of a single set of financial statement is analyzed on a particular data, ठीक है। इसे static analysis इसीलिए बोला जाता है क्योंकि different accounting variables जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, of a single set of financial statement is analyzed on a particular data। मतलब कोई भी एक सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेटा पे, तो हम लोग उसे डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू से एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स को एनालिसिस कर सकते हैं, सेल का एनालिसिस, प्रॉफिट का एनालिसिस, ठीक है। ये सारा चीज बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, रॉ नंबर हाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट परसेंटेज फ्रीक्वेंटली अनवेल कॉमन साइज स्टेटमेंट नॉर्मलाइज्ड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आइटम्स टू अलाउ इजियर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट साइज्ड
firm, they reduces all the rupees amount to percentage of a common amount. ठीक है, ये जस्ट बता रहा है कि कैसे करके यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशंस करना है. ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या दिखाया है, कैसे के एग्जांपल दिखाया, जैसे कि 4 लाख फिक्स्ड एसेट है, टोटल एसेट 10 लाख है, तो फिक्स्ड एसेट टोटल एसेट का 40% है. ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट करना है. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस ऑल इनकम आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल. तो जो इनकम आइटम्स होगा, यानी जो पीएल ट्रेडिंग पीएल जो होता है, मतलब ट्रेडिंग पीएल का जो भी आइटम होगा उसे परसेंटेज ऑफ सेल से डिफाइन करेंगे. कॉमन साइज्ड इनकम स्टेटमेंट रेशियोज आर स्पेशली यूजफुल इन स्टडिंग ट्रेंड्स इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन. तो बोल रहा है कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज मतलब देखो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, इट्स अ रेशियो. तो रेशियोज आर स्पेशली यूजफुल इन स्टडिंग ट्रेंड. तो इससे क्या होगा, हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कॉस्ट का ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड क्या है, मतलब क्या अपवर्ड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट का ये खुद से भी पढ़ सकते हो, एक एग्जांपल दे रखा है, जरूरी नहीं है. देखो अगर हम लोग को थ्योरी पूछेगा तो ये बोलेगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट किसे बोला जाता है, बोलो. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ये थोड़ा सा बताना है कि हम लोग क्यों कॉमन साइज स्टेटमेंट यूज करते हैं, बिकॉज जो एब्सोल्यूट फिगर है वो हमेशा हमें सही रिपोर्ट दे ऐसा जरूरी नहीं है. तो अगर हम लोग रिलेटिव फॉर्म यानी कि परसेंटेज फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करते हैं कोई कॉमन बेस से, तो उसको हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बोल सकते हैं. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने का एक तरीका है जहां पर हम लोग एक कॉमन बेस को यूज करते हैं वेरिएबल्स का परसेंटेज निकालने के लिए. और कॉमन बेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नेट सेल्स और बैलेंस शीट के लिए टोटल एसेट. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. और कॉमन साइज को कॉमन परसेंट, 100% स्टेटमेंट, वर्टिकल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोला जाता है. और उसके साथ ये एक पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या कहाँ कहाँ यूजफुल होता है, कंपेयर फर्म्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग फर्म में कंपैरिजन करने में हेल्प होता है. आइडेंटिफाई ट्रेंड ओवर टाइम विद इन एन इंडिविजुअल फर्म, एक ही फर्म अपने बिजनेस का ट्रेंड को जो है वो फाइंड आउट कर सकता है. इन टर्म्स ऑफ सेल हो सकता है कि सेल कैसा है, मतलब पहले बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया फिर ऐसा है, या फिर बढ़ते ही जा रहा है अभी थोड़ा गिर रहा है. इस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकता है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है कैसे है. एग्जामिन द रिलेटिव साइज ऑफ द आइटम और रिलेटिव चेंजेस इन आइटम्स इन ए फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो और क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है रिलेटिव साइज ऑफ आइटम, मतलब सेल पिछले साल कितना था इस साल कितना है. ठीक है, तो रिलेटिव साइज ऑफ आइटम और द रिलेटिव चेंज इन आइटम्स इन ए फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब चेंजेस क्या हुआ है पिछले बार से इस बार का, ये हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस आता है. हम लोग पहले कॉमन साइज का क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं, फिर ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे. तो देखो कॉमन साइज में कौन कौन सा क्वेश्चन है. ये था कंपैरेटिव, ये हम लोगों ने कंपैरेटिव का जितना भी था मैंने करवा दिया था. ठीक है, कॉमन साइज का क्वेश्चन देखो 2007 में आया है. देखो, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 2006 प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल 75% ऑफ नेट सेल, इनकम टैक्स 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स 48,000, अदर इनकम. ठीक है, हम लोग को बोला है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ. तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम एक दिखाते हैं, देखो कैसा स्ट्रक्चर होगा. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ डॉट डॉट. ठीक है, ईयर फॉर द ईयर, ये सब अगर दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड डेट जो भी रहेगा. ठीक है, जैसे कि लाइक 31 मार्च या 31 ऑफ जैन जैसे रहेगा. अब नहीं है इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट दे दिया. पर्टिकुलर्स, अमाउंट और परसेंटेज. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. तो हम लोग जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करेंगे. सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स. ये मैंने कॉम्पेरेटिव में बताया भी था कैसे होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखो यहाँ पर हमें बोला है सेल डायरेक्टली नहीं बोला है, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आता है अदर इनकम. ये दो चीज इनकम साइड में आता है. ठीक है, अदर इनकम टोटल हो जाने से टोटल इनकम, टोटल इनकम हम यहाँ पर ए लिख देते हैं. ठीक है, ये जितना भी आ जाएगा. फिर नेक्स्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा एक्सपेंसेस.
एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, सीपीसी ई एफ डी ओ, मैंने बोला था इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, सीपीसी ई एफ डी ओ। अब देख लेते हैं, अगर सारा चीज नहीं है तो लिख के कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो सी मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो इस क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो भी नहीं दे रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। और क्या दे रखा है, सीपीसी मतलब चेंज इन स्टॉक, तो उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक कंबाइंड चीज हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग गुड्स को स्टॉक किए हैं बेचने के लिए, और प्लस परचेज जो इस बार परचेज किए हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक करने पे हमें पता चल जाता है कितना हम लोगों ने सेल किया है, उसका कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं दिया हुआ है, परचेज नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ होता तो ये परचेज जो है ये चला जाता परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी पी में, और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक चला जाता चेंज इन स्टॉक में। ये हमारे पास नहीं है, उसके जगह हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिटेल्स दिया हुआ, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हटा देते हैं परचेज ये, तो इसके जगह हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि है नहीं अवेलेबल तो फिर क्या करें, हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक्सपेंसेस में अच्छा ई मतलब इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो यहाँ पर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। सीपीसी ई एफ, एफ मतलब फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है, ये भी नहीं है। ई एफ डी, डी मतलब होता है डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन, नहीं है। सीपीसी ई एफ डी ओ, ओ मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस अवेलेबल है जो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस का चाहो तो शेड्यूल बना के दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पर भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या होगा, अदर एक्सपेंसेस में हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हम इसके अंडर ही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट देके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये करने पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, बी पॉइंट, ठीक है। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे हम लोग करते हैं एफएम में वैसे ही ए माइनस बी जितना आएगा। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे टैक्स, टैक्स का हमें परसेंटेज बता रखा है क्वेश्चन में, देखो टैक्स 20% बता रखा है, टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, उसके बाद पैट आ जाएगा, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, 10,000 20,000 ये लिख देते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 10,000, एडमिनिस्ट्रेशन है 20,000। अच्छा, और क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, इनकम टैक्स 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स 48,000, नेट इनकम आफ्टर टैक्स मतलब पैट, ये हमें गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 48,000। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000 आ रहा है। अदर इनकम बता रखा है, अदर इनकम है 10,000, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल, जब तक हम लोग सेल कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग को बेस नहीं मिलेगा परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पीएल के लिए परसेंटेज का बेस होता है सेल, अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग देखो यूज करते हैं इस डेटा को, नेट कैसे करके यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रखा है 48,000, हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट है 48,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स को ऐड करना चाहेंगे, टैक्स ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स कैसे ऐड करेंगे, देखो कितना टैक्स है कैसे पता चलेगा, क्योंकि टैक्स का परसेंटेज पता है, टैक्स देना पड़ता है 20%, ठीक है। तो 20% देने के बाद बचेगा कितना, 80%, तो ये 80% का वैल्यू है, बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर 100 रुपीज में 20 हमें टैक्स देना पड़ रहा है, बचता है कितना, 80, जिसको हम लोग बोलेंगे पैट, ठीक है। तो ये 48,000 जो है ये कंपेयर कर सकते हैं 80% के साथ, तो 20% जो टैक्स का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 48,000 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, तो यहाँ पर हो गया 12,000। ठीक है, तो 12,000 टैक्स ऐड कर दिया, हम लोगों को मिल गया यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता चल गया, ये हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, यहाँ पर ये वाला टैक्स 12,000। ठीक है, तब जाके ये 48,000 होगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें तो सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर एफएम का पॉइंट याद है तो इस तरह से होता है। सेल, सेल से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, सेल से हम लोग लेस कर देते हैं जितने भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, सेल से हम लोग माइनस करते हैं एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, सेल से हम लोग माइनस क्या करेंगे, ये मान लो सेल्स है, इससे हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीपी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीपी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसका और एक नाम भी ले सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये जीपी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जीपी से अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब जो कि पीएल में चार्ज किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम लोग लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर यहाँ से हम लोग क्या दे देते हैं, टैक्स, तो हमें क्या मिल जाता है, पैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहां तक पहुंचे, देखो हम लोग को सेल्स ढूंढना है, तो हम लोगों को बैक कैलकुलेशन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेल्स अवेलेबल नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से हम लोग पहुंच चुके हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, यहां तक। ठीक है, अब यहां से अगर हमें ये पता करना है, ठीक है, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग लेस कर देते हैं अदर इनकम 10,000, तो यहां पर क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्यों पॉसिबल हुआ, देखो अदर इनकम जो है, जो पीएल बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब ये हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो पीएल का आइटम है। सोचो ये पीएल में यहाँ पर हम लोग को 60,000 प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, 60,000 प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ये 60,000 प्रॉफिट यहाँ पर कुछ एक टोटल है, ये टू नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और इधर क्या रहता है, टू एक्सपेंसेस, इधर क्या रहता है, बाई अदर इनकम, अदर इनकम, और यहाँ पर बाई जीपी रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर इनकम हमें पता है 10,000, तो अगर हम लोग 60,000 से ये 10,000 को लेस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सॉरी, ये 60,000 हमें दे रखा है, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट, ये यहाँ पर नहीं, नेट प्रॉफिट हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें एक्सपेंसेस नहीं पता, अदर इनकम हम लोग को पता है 10,000। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, एक सेकेंड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो रहा है, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 60,000, टैक्स देने के, ये देखो टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 60,000, मतलब हम लोगों को यहाँ तक मिल गया है। अब हम लोग यहाँ से अदर इनकम को लेस करेंगे। अच्छा, अदर इनकम ये वाला है, अच्छा ये देखो ये 60,000 ठीक ही लिखा था मैंने। ठीक है, इससे इसको लेस करेंगे, एक्सपेंसेस का हमें यहाँ पर क्या है, इंक्लूड करके, सपोज ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो ये सारा चीज लेस करके ही यहाँ पर पूरे एडजस्टमेंट के बाद ही ये आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग अदर इनकम माइनस कर देंगे, एक्सपेंस का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हमें जीपी मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो जीपी मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, या फिर सबसे बेटर होगा ये कंसेप्ट में अगर देखें। ठीक है, ये कंसेप्ट में अगर देखो तो ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम लोग टैक्स को ऐड कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमें पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अदर इनकम को यहाँ से लेस करना पड़ेगा, तो हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा 50,000। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखो लेट सेल्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेल्स हम लोग मानते हैं एक्स रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे रखा है 75% ऑफ नेट सेल।
तो 75% ऑफ एक्स, ये हम मान लेते हैं ये नेट सेल है, तो 75% ऑफ एक्स यानी 0.75 एक्स, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होगा सेल्स, मतलब वही जीपी जो आता है, सेल्स माइनस, यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करने से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। सेल्स कितना है? एक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 0.75 एक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000। तो 50,000 इक्वल टू 0.25 एक्स, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये हो गया 2 लाख, यानी कि सेल कितना हो जाएगा? 2 लाख, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेल से सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने से जो आएगा वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक्चुअली देखो ये हम लोग का प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना सब झमेला का जरूरत नहीं था। देखो ये सिंपल ऐसे भी समझने से हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता चले, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट पता चले, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर अदर किसी तरह से प्रॉफिट हमारे पास आया है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अदर इनकम लेस कर देते हैं, पूरे प्रॉफिट जितना भी दिख रहा है बिजनेस करने के बाद, ये पूरा प्रॉफिट हमें दिख रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट पता करना चाहते हैं, तो ये प्रॉफिट कैसे आया होगा? एक्सपेंसेस और इनकम को लेस करने के बाद, मतलब यहाँ पर जब हम लोग पीएल बनाते हैं तो यहाँ पर जो जीपी आया था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर कोई अगर अदर इनकम आया था और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस आया था, ये सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर 60,000 आया है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इनकम को नहीं दिखाए, हम लोग ये जीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अदर इनकम के वजह से ज्यादा दिख रहा होगा, बाकी एडजस्टमेंट तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अदर इनकम को लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं। तो ये 50,000 हो गया। अब 50,000 का यूज करके हम लोगों ने सेल कैलकुलेट कर लिया। अब तो पूरा चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सेल्स लिख देंगे 2 लाख, ये देखो सेल्स हम लोग का भी आंसर आया 2 लाख, तो टोटल हो गया 2,10,000, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? कॉस्ट ऑफ सेल्स आया यहाँ पर 0.75 है ना, 0.75 ऑफ एक्स, मतलब 2 लाख का 0.75, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 2 लाख का 0.75, 2 लाख का 0.75 मतलब 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 और यहाँ पर 30, 1,80,000। ये गलत हो गया क्या? 2 लाख का 1,50,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स और यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000। अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा, जो लिखने का पैटर्न है इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। बताते हैं क्यों। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कितने का गुड्स बिका था। हमें सिर्फ गुड्स का कॉस्ट चाहिए, ठीक है। इसको बिकवाने के लिए सेलिंग एक्सपेंस किया, एडवर्टाइजमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किया, वो अगर एडेड हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये दो दो बार लेस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोगों ने जरूर निकाला, ये सही हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस अदर एक्सपेंस, ठीक है। अदर एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 2 लाख का 0.75, अदर एक्सपेंसेस टोटल कितना आ रहा है, 30,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें चाहिए, मतलब हम लोग को ट्रेडिंग में जो टू परचेज टू वेजेस ऐड करके जो आता है वो हमें चाहिए। तो सीओजीएस का वैल्यू हो गया 2 लाख, 1,20,000। अब सीओजीएससी क्यों चाहिए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, मैंने पहले थोड़ा सा गलत लिख दिया था, सीओजीएस होता है, सीओएस नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये फर्क है कि अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं, फिर इसमें ऐड कर रहे हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वगैरह, ये सब खर्चा भी ऐड करने के बाद जो निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो तो हम लोग अलग से दिखा ही रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस
परसेंटेज में, तो 2 बार क्यों दिखाए, तो खर्चा हम लोग का ज्यादा दिखेगा ना। तो इसीलिए हमें सही आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर COGS लिखेंगे। तो ये हो गया 1,20,000, तो ये 1,50,000 टोटल में आएगा। अब हम लोग को परसेंटेज कैसे निकालना है, PL है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। तो 2 लाख इसको हम लोग 100% मानेंगे, क्योंकि सेल हम लोग का बेसिस है। तो 2 लाख अगर 100% हो रहा है तो 10,000 कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम एक बार करके दिखा देते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, बाकी हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे, ये जस्ट एक मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 5%, ठीक है, ये 5% हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होके 100, 5% ऐड होके भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से कर सकते हो, 2,10,000 का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये ऐसे 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 तो भी हो जाएगा, ठीक है। 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 1,20,000, इसका कैसे करेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 60%, फिर 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 10%, ठीक है। अगर 20,000 10% है तो 10,000 5% हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजों का टोटल हो गया 75%, ठीक है। हम लोग ये टोटल कर सकते हैं, जो हम लोग कंपैरेटिव में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका ऐसे ऐसे कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म नहीं है, ये वर्टिकल फॉर्म है, तो हम लोग कर सकते हैं। अब 60,000 का कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 यानी कि 30%, 12,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 यानी कि 6%। अच्छा, ये माइनस होगा, ठीक है। ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस, ये माइनस करके आ गया। अब टैक्स क्या हो जाता है, टैक्स लेस हो जाता है, तो टैक्स लेस करेंगे तो 30 से 6 माइनस हो जाएगा तो 24, गलती से इसको ऐड नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट जो है सेल वगैरह दिया नहीं है, तो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन साइज का क्या है। ये कंपैरेटिव, ये हम लोग कर चुके हैं, ये भी कंपैरेटिव वाला है, कंपैरेटिव वाला है, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें क्या बोला है, देखो, फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक एम एंड कंपनी, हाँ, फ्रॉम सॉरी, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम एम एंड कंपनी फॉर 2006 एंड 7, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज ऑफ इनकम। कॉमन साइज ऑफ इनकम जो है वो हमें प्रिपेयर करने बोला है। इनकम एंड रेवेन्यू दे रखा है, इनकम फ्रॉम सेल्स, अदर इनकम, कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, एक्सपेंसेस दे रखा है। यहाँ पर इन लोगों ने स्ट्रक्चर बना के ही दे दिया है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट बना के रेडी करके देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है। कॉमन साइज इनकम statement of aim and company for the year 2006 and 2007, particulars 2006 और 2007 का कंपैरिजन होगा, अमाउंट, परसेंटेज, अमाउंट, परसेंटेज। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इनकम एंड रेवेन्यू, तो यही लिख देंगे, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हम लोग लिखेंगे, इनकम एंड रेवेन्यू। इसमें पॉइंट ए है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में सेल्स, ठीक है। अमाउंट देखो, 10 लाख, 12 लाख, 50, तो 10 लाख, 12 लाख, 50, ठीक है।
अच्छा, अब इसको हमें 100% मानना है क्योंकि सेल्स को ही यहाँ पर 100% मानना है, परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए मैंने सिर्फ 100 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम में है कमीशन डिस्काउंट। कमीशन और डिस्काउंट, कमीशन कितना है 50 और 75। डिस्काउंट है 1 लाख 1,25,000। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 100% इक्वल टू, अगर 10 लाख है तो 50,000 कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 यानी कि 5%, ये हो गया 5%। 1 लाख ये 10% हो जाएगा, 1 लाख है तो, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे। टोटल इनकम ए 10 लाख 11 लाख 50,000 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 115, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 75,000 कितना परसेंटेज होगा, 75,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो ये 6% हो रहा है। 1,25,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो ये 10% हो रहा है। परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं। 10, तो ये हो गया 116 और यहाँ पर टोटल करने पे 12,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 75,000, तो 14,50,000। ये हो गया टोटल इनकम। अब हम लोग एक्सपेंस साइड जो है उसको लिखेंगे। एक्सपेंसेस में है परचेज, एक्सपेंसेस में है यहाँ पर परचेस ब्रैकेट में सीओजीएस, ठीक है। यानी कि अगर हमें सीओजीएस दिया हुआ है तो वो हम लोग परचेस मान के करेंगे, ठीक है। सीओजीएस अगर नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। सीओजीएस 8 लाख 9 लाख, तो यहाँ पर 8 लाख लिख दिया अमाउंट कॉलम में। यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे 9 लाख, दूसरे वाले के लिए यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा। अच्छा, परचेज के बाद है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री उसका कुछ भी डेटा नहीं है, एज्यूम नो चेंजेस, तो लिखने का जरूरत नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट ये भी कुछ नहीं है। अदर एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का दो पार्ट है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग में क्या है, 2 लाख 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख 3 लाख हो गया, और इधर 50 75 50,000 75,000। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 लाख है बेस पहले वाले का, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 80%। अच्छा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 20%, और 50,000 मतलब 5 होगा। कैसे, ये देखो पहले भी हम लोगों ने 50,000 कैलकुलेट किया था, और ये है 12 लाख 50। 90,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख 9 लाख 72, 3 लाख 12 लाख 50,000 24। अच्छा, 75,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख 50,000 इंटू 100, 75,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख 50,000 इंटू 100, 6% आ रहा है, 6। तो ये हो गया 30 30 और 72, 102, 105, 8 लाख 2 लाख 10 लाख 50,000, 12 लाख 75,000, 12 लाख 75,000। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है टोटल
एक्सपेंस, इसको नाम दे देते हैं बी, तो ए माइनस बी, तो 10,50,000 और इधर है 11,50,000, मतलब 1,00,000 डिफरेंस। और परसेंटेज हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10,00,000 इंटू 100, मतलब 10%। और ये वाला हो रहा है 12,75,000 और 14,50,000, 14,50,000 माइनस 12,75,000, 1,75,000, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, 14%। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और एक पॉइंट बताया था कि कमेंट ब्रीफली रिजल्ट, कमेंट करने बोला है कि क्या मतलब क्या दिखा हमें, ये चीजों को चेक करके हमें क्या दिखा। तो अगर स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर इनकम 10,00,000 था, यहाँ पर 12,50,000 हुआ है, इनकम बढ़ा है, लेकिन इनकम तो ऐसे ही नहीं होता, उस पर कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखते हैं कितना है, 8,00,000 से 9,00,000 हुआ है, तो सीओजीएस भी इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है। तो इसका कमेंट हम लोग लिख देते हैं कमेंट में, पहला, the COGS is higher in 2006 देन 2007। अच्छा देखो, एब्सोल्यूट फिगर में देखोगे तो 8,00,000 और 9,00,000 है, लेकिन परसेंटेज में देखने से पता चलेगा, क्योंकि 8,00,000 का सीओजीएस लगा था, बट हम लोगों ने सेल 10,00,000 का किया था, जबकि 12,50,000 का सेल करने पे 9,00,000 का ही हम लोगों ने यहाँ पर सीओजीएस लगवाया, यानी कि सीओजीएस हम लोग का कम हुआ है पिछले साल से, तो 72% हुआ है, तो कम हुआ है। अच्छा, दूसरा, द ऑपरेटिंग एक्सपेंस of 2007 is lower as compared to the rise in sales। तो सेल बढ़ा है, ठीक है, 2007 में, ऑब्वियसली 2006 से 2007 में देखो तो सेल बढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2007 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 3,00,000, यहाँ पर कितना है, 2,00,000। परसेंटेज में देखे तो 25%, 20%। तो बोल रहा है कि द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2007 इज लोअर कंपेयर टू द राइज इन सेल, मतलब सेल जिस हिसाब से बढ़ा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ है उस हिसाब से कम हुआ है। देखो क्यों, क्योंकि 80% के लिए यहाँ पर 20% कर रहे थे हम लोग, जहां पर 72 के लिए हम लोग 24 कर रहे हैं, तो बड़ा है, ठीक है। यही हम लोग बोलेंगे कि 80% सेल करने पे मतलब सीओजीएस होने पे हम लोग, सीओजीएस मतलब क्या, जो गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट, तो 80% पे 20, 72 पे 24, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2007 का क्या है, लोअर एज कम्पेयर टू राइज इन सेल। सेल बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो उतना भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, द नेट प्रॉफिट ऑफ 2007 इज हायर देन 2006 with increase in sale। तो 2007 का नेट प्रॉफिट कितना है, 1,00,000, 14%, ये 10%, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग कमेंट कर सकते हैं, जस्ट डेटा को रीड कर करके, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर और एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। तो हम लोग एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी करते हैं। पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट नहीं किया है, दो हम लोगों ने पीएल वाला क्वेश्चन ही किया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कंपनी, एक्स एंड कंपनी फॉर द ईयर 2008 with 2007, 2007 और 8 का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स 2007, 2008 एब्सोल्यूट। ओह अच्छा, ये तो कंपैरेटिव है,
सॉरी, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं, हमें कॉमन साइज वाला क्वेश्चन करना है, ये तो हम लोग कर चुके हैं पहले, इसको करके फायदा नहीं, ये हो चुका है, ये भी कंपैरेटिव वाला ही दिया था, ये भी हम लोगों ने कर लिया, ये रहा, ये वाला कर सकते, ठीक है, कॉमन साइज। ये कंपैरेटिव का जितना भी क्वेश्चन था ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। छूट क्या है मिडिल में, देख, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन था जो मैंने लिया नहीं, छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, हम होमवर्क में दे देंगे, हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक है, 2011 वाला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर से करके क्या फायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिखते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ, नाम क्या है कंपनी का, एस एंड कंपनी, फॉर द ईयर 2009 and 10, particulars 2009 2010, amount amount percentage, अच्छा, इनकम एंड रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू, इसके अंदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 1 लाख और 1,20,000, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो सेल करके आ रहा है, जो गुड्स का बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, तो 1 लाख और 1,20,000, इसको 100 मानेंगे, इसको भी 100 मानेंगे। अच्छा, उसके बाद है परचेज है, अदर एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल, अदर इनकम कुछ नहीं है, तो यही वाला टोटल इनकम हो जाएगा, टोटल इनकम ए 1 लाख 100 1,20,000 100। अच्छा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हो जाएगा परचेस यानी कि सीओजीएस, जो सीओजीएस दिया हुआ है, सीओजीएस भी लिख सकते हैं, परचेस भी लिख सकते हैं, 72 और 80,000, 72 और 80,000। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 8,000 10,000। सेलिंग एक्सपेंस 3,000 2,500, सेलिंग एक्सपेंस 3,000 2,500, यहाँ पर हेट कर सकते हैं अदर एक्सपेंस बोल के, इसके अंडर ये आ जाएगा, तो 72, ये 83,000, 83,000 हो जाएगा टोटल एक्सपेंस बी, 83 और यहाँ पर 92,500, ये देख के हम लोग लिख सकते हैं। अब बस कंपेयर करना है, 100 इक्वल टू 1 लाख है, तो 72,000 कितना होगा, 72,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, यानी कि 7 पॉइंट नहीं 72 ही आ रहा है, ठीक है 72 आ रहा है, 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 8%, और 3,000 ये 3% हो रहा है, 83, 8,000 और 1,20,000, 80,000 into 100 divided by 1,20,000, 66.67%, 66.67, 10,000 divided by 1,20,000 into 100, 8.33,
2500 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 2.5 आ रहा है, 2.5। तो टोटल करते हैं 2.5 प्लस 8.33 प्लस 66.67, 77.5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो A माइनस बी, 1 लाख माइनस 83, 17,000, 100 माइनस 83, 17, 1 लाख 20 माइनस 92,500, 27,500, 100 माइनस 77.5, 22.5। ये 2.08 हो रहा है, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया था, 2.08 हो रहा है। 66.67 प्लस 8.33 प्लस 2.08, 77.08 माइनस 100, 22.92। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इस वजह से। ठीक है, अब ठीक कर दिया मैंने। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, बस हमें प्रोसेस याद रखना है कि कंपैरेटिव में क्या करना है, कॉमन साइज में क्या करना है। कंपैरेटिव ये हम लोग कर चुके हैं, ये ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस अभी पढ़ाएंगे तो हम लोग कर लेंगे। ये कंपैरेटिव ये भी हम लोग कर चुके हैं। कॉमन साइज, बैलेंस शीट का एक मिल गया कॉमन साइज का, चलो अच्छा हुआ। एक क्वेश्चन और भी था जो मैंने लिया नहीं है, ठीक है, ये हम होमवर्क में दे देंगे वो वाला। अभी हम लोग ये 2014 वाला कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन साइज स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 2012-13। 12-13 का हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग को यहाँ पर टोटल एसेट को 100 मान के करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल एसेट को 100 मान के करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में वही देखा था कि बैलेंस शीट के केस में हम लोग टोटल एसेट को 100 मानेंगे। तो यहाँ पर एक पेज पूरा ही लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। यहाँ पर लिखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट कंपनी फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। कौन से दो ईयर का हम लोग कंपेयर करें, 2012 एंड 13। तो पर्टिकुलर्स 2012, अमाउंट परसेंटेज 2013, अमाउंट परसेंटेज। जैसा जैसा है बस देख के वैसा लिखना है। इक्विटी लाइबिलिटी पहले लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, यही लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। इसको ऐसे नाम देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, इसके अंडर होता है, यहाँ पर दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो फॉर्मेट ऐसा है, आज के डेट पे ऐसे नहीं देता है। इस पे दे देगा शेयर होल्डर्स फंड बोल के, इसके अंदर शेयर कैपिटल बोल के। ये जो दो बाइफर्केशन है, इसे डायरेक्टली नहीं दिखा के क्या करेगा, इसको कंबाइंडली यहाँ पर दिखा देगा। मतलब 2 लाख 1 लाख के जगह डायरेक्टली 3 लाख जो है वो दिखा देगा। ठीक है, अभी हम लोग इस तरह से करते हैं, क्योंकि इसमें कंपेरिजन में ऐसे भी दे सकता है, तो जैसा देगा वैसा हम लोग कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर दो तरह का है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है इक्विटी शेयर कैपिटल शॉर्ट में मैंने लिख दिया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैल्यू देखो 2 लाख 2 लाख, दोनों में ही 2 लाख 2 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख 1 लाख। अच्छा, इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख 4 लाख।
ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाता है, नहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके आगे भी है, इसके आगे है नॉन करेंट लाइबिलिटी। पॉइंट 2 में नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो अमाउंट कितना कितना है, 2 लाख 2 लाख, 1 लाख 1 लाख, 2 लाख 2 लाख, 1 लाख 1 लाख। अच्छा, उसके बाद है करेंट लाइबिलिटी, वन लाख 2 लाख। नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, ये सब जो है ये मेन मेन पॉइंट है। मतलब इसको ऐसे हाईलाइट करने का जरूरत नहीं, जस्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो ये हेडिंग होता है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल है 10 लाख और 12 लाख। इसमें ऐसा करने का जरूरत नहीं, वो उसके अंडर है तो मैंने दिखा दिया। 10 लाख और यहाँ पर 12 लाख। ठीक है, तो हम लोग एक बार टोटल एसेट को 100 मानेंगे और एक केस में टोटल लाइबिलिटी को 100 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 100 मान लेते हैं, यहाँ पर जो टोटल लाइबिलिटी आया है इसको 100 मान लेते हैं। अब 100 के बेसिस पे करेंगे, तो 100 इक्वल टू कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है। तो 100 इक्वल टू अगर 10 लाख है तो 2 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20, पहला वाला हो गया 20। 1 लाख हो जाएगा 10, इसका आधा, 2 लाख का आधा तो 10 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 3 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा 30, ठीक है। 3 लाख 30% हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख करोगे तो 30%। 2 लाख फिर से आया तो 20, 1 लाख फिर से आया तो 10, और यहाँ पर 1 लाख फिर से आया तो 10, तो टोटल देखो 100 हो जाना चाहिए। 20 और 10, 30 30 60 60 70 80 90 10, 100 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 12 लाख इक्वल टू 100 मान रहे हैं, ठीक है। तो 12 लाख इक्वल टू अगर 100 होगा तो 2 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो ये हो रहा है 16.67। तो 1 लाख कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो जाएगा, मतलब 8.33। 4 लाख कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, ये भी हो रहा है 33.33, 33.33, ठीक है। फिर से 2 लाख आया तो 16.67, 1 लाख 8.33, और ये कितना आ रहा है 2 लाख, तो 2 लाख कितना आएगा, 4 लाख जितना आया ये वाला 16.67। अब चेक करके देखते क्या ये 100 आ जाता है, तो 16.67 प्लस 8.33 प्लस 16.67 प्लस 33.33 प्लस 8.33 प्लस 16.67, यानी कि 100, ठीक है। बस हो गया, ये हम लोग का कंपेयर हो गया है लाइबिलिटी साइड। अब एसेट साइड करना बाकी है, एसेट साइड कर लेते हैं। एसेट्स इसी स्ट्रक्चर के अंदर इसके नीचे आएगा, पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं एसेट, ठीक है। फिर इसके अंडर क्या आ जाएगा, एसेट है, और इसके अंडर आ जा रहा है हम लोग का नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड, फिक्स्ड एसेट पहले आएगा, सॉरी पहले तो नॉन करेंट एसेट लिखना पड़ेगा, नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट, ए फिक्स्ड एसेट, बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और लास्ट है करेंट एसेट।
अच्छा 3 लाख 4 लाख 2 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख, ठीक है ये है 3 लाख, यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख, ये दूसरे ईयर का है 3 लाख 4 लाख 2 लाख 2 लाख। ओहो यहाँ थोड़ी ना लिखना था, फिक्स्ड एसेट में लिखना था मुझे। टू लाख और करेंट एसेट में है 5 लाख 6 लाख। अब इसका टोटल देख लेते हैं, 3 2 5 5 10 लाख। अब ये 10 लाख का मतलब 100 मानेंगे, ठीक है। तो पहले भी इतना ही था क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है ना, तो 10 लाख है तो 2 लाख होगा 20, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी है, हमें पता है, हम लोग लिख सकते हैं 2 लाख हो जाएगा 20 और 3 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख 30 हो जाएगा। ऐसा डेटा सिमिलर डेटा है तो हम देख के लिखते रहे, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 लाख के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मतलब 50 हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख जो है 10 लाख का आधा होता है, यहाँ पर 12 लाख। 12 लाख वाला 2 लाख के केस में 16.67, 4 लाख में 33.33, 33.33, 16.67 और 6 लाख का हो जाएगा 6 2 ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं 33.33 प्लस 16.67 प्लस 50, 100, ठीक है। ये बन गया 100, हो गया। बस यही कंपैरिजन था, थोड़ा टाइम लगता है, बाकी इसमें कुछ भी वैसा खास नहीं है, जस्ट हमें सही सही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कंपैरेटिव हम लोग पहले ही कर चुके हैं, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ थ्योरी आ गया है कुछ, देखो कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एक बार जस्ट रीड करके देख सकते हो, ठीक है, अपने समझने के लिए। ट्रेंड एनालिसिस का अब हम लोग रीड करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन भी देखते हैं। एक सेकेंड, दूसरे वाले पीडीएफ में है शायद, ट्रेंड एनालिसिस। एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, शायद हम दिखा देते हैं। पहले ट्रेंड एनालिसिस एक बार पढ़ के समझा देते हैं कि क्या होता है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, मेनली देखो, अगर हम लोग किसी भी बिजनेस का ट्रेंड मतलब कैसा ट्रेंड है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड, चाहे वो सेल के रेस्पेक्ट में हो, प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में हो, कोई भी एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में हो, ये देखो इट इज अ टेक्निक वेयर टाइम इज एनालाइज टू फोरकास्ट फ्यूचर, ठीक है। हम लोग इससे फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें बिजनेस किस तरह से चलाना चाहिए, हम लोग कहाँ पर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट हमारा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ डेटा इन विच डेटा ऑफ सेवरल ईयर्स आर एनालाइज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ सेल्स का कंपैरिजन, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एसेट, लाइबिलिटी, डेब्ट्स एटसेट्रा। विद दिस टेक्निक ए सीरीज ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों का, ठीक है, एक साल का नहीं या 2 साल का नहीं, सेवरल ईयर्स का हम लोग कंपेयर करते हैं एक साथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सच परसेंटेज कैलकुलेटेड टेकिंग एनी ईयर एज बेस ईयर, कोई भी साल को हम लोग बेस ईयर मान सकते हैं जो प्रेफरेबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कैसे ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, हम लोग मेन क्वेश्चन में देखेंगे, तो उसके बाद ये पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अगर हमें थ्योरी में पूछा तो जस्ट यही हमें लिखना है कि ट्रेंड एनालिसिस जो किया जाता है इससे हम लोग को बिजनेस का फ्यूचर फोरकास्ट करने में हेल्प होता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 साल का डेटा नहीं, सेवरल ईयर्स का डेटा को कलेक्ट करके उसको कंपेयर करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, एसेट, लाइबिलिटी, ये सब, और उससे हम लोग बिजनेस का जो फ्यूचर है उसे फोरकास्ट कर सकते हैं। और परसेंटेज को यूज करते हैं, परसेंटेज से एनालिसिस करते हैं किसी भी एक मतलब ईयर को
प्रेफरेबल ईयर को बेस ईयर मान के। फिर उसका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कैसे बेस ईयर मान के किया गया है। पर्पस क्या है, सेवरल ईयर्स डेटा कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर्ड, मतलब पिछला बहुत सारे सालों का डेटा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये हमें ये बताता है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे चेंज हुआ है, उसका डायरेक्शन हमें समझ में आता है। मतलब डायरेक्शन यानी कि अगर उसको ग्राफ में प्लॉट करो तो वो कैसा है, ऐसा है या फिर ऐसा है, ठीक है, या फिर ऐसा है, ठीक है। तो कैसा मतलब अपवर्ड ही है, अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लक्चुएट क्या है, तो वो हमें इंडिकेट कर देता है। रिप्रेजेंट डेटा ऑफ अदर ईयर इन कंपैरिजन टू डेटा ऑफ बेस ईयर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कंपेयर करने के लिए, किसी भी एक प्रेफरेबल ईयर को बेस मानते हैं जिसको हम लोग 100 मान लेते हैं और उसके साथ बाकी ईयर का कंपैरिजन करते हैं। ए बर्ड आई व्यू ऑफ सेवरल ईयर्स परफॉर्मेंस इज प्रैक्टिकल थ्रू दिस टेक्निक। तो इससे क्या होता है कि इस टेक्निक को यूज करके हम लोग सेवरल ईयर्स के जो मतलब परफॉर्मेंस है उसे प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एडवांटेज क्या है इससे, एडवांटेज ये है कि इट इज यूजफुल फॉर ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो मान लो 5 साल 10 साल का डेटा को हम लोग कंपेयर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस। इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द डिक्रीज और इंक्रीज ओवर द बेस ईयर। ये हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको बेस ईयर मान के करें उसके कंपैरिजन में पिछले साल में प्रॉफिट हो, सेल हो, जो भी हो, ये डिक्रीज हालत में है या इंक्रीज हालत में। हेंस इट इज मोर यूजफुल देन एन एब्सोल्यूट डेटा। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन द टाइम हॉरिजन ऑफ एनालिसिस इज लॉन्ग वन, ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्या बोल रहा है, डिस्क्लोजेस द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज कर पाता है। हेंस रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या था और क्या हुआ है और एक्सपेक्टेड क्या था, दोनों का डिफरेंसेस पता चल जाता है। तो हम लोग नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं कि कैसे हम लोग जो हमारा डिजायर्ड जो परफॉर्मेंस है वहां तक मतलब उसको अचीव कर पाए। इट डिस्क्लोजेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इससे हमें अपने मतलब जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उस पर हमारा क्या कितना एफिशिएंटली हम लोग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, इफ द फर्म कीप्स ऑन चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसीज द फिगर्स इन डिफरेंट ईयर्स विल present a distorted picture. Hence lack of consistent accounting policies can erode the benefit of trend analysis। मतलब अगर हम लोग बार बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करें, उस वजह से अगर हम लोग का प्रॉफिट या फिर कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन आया है, चेंजेस आया है, जैसे मान लो हम लोग एसएलएम से डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट हो गए डेप्रिसिएशन का, तो ये तो पॉलिसी की वजह से प्रॉफिट कम या ज्यादा दिखेगा, तो उसमें ट्रेंड एनालिसिस काम नहीं कर पाएगा। मतलब उस चीज को ट्रेंड एनालिसिस जो है नहीं समझ पाएगा, वो तो अपना डेटा के हिसाब से ही बता देगा। मतलब चाहे रीजन ये नहीं है कि परफॉर्मेंस, रीजन ये है कि पॉलिसीज चेंजेस, तो वो चीज को ट्रेंड एनालिसिस जो है ये उसमें ट्रेंड एनालिसिस के पास ये कोई यहाँ पर मतलब टेक्निक नहीं है जिससे हम लोग पॉलिसीज चेंज के इफेक्ट को एलिमिनेट कर पाए। ए सिंगल ट्रेंड एनालिसिस डेटा इज ऑफ नॉट मच सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिंगल ट्रेंड एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एवरी डेटा इज टू बी एनालाइज्ड इन कंजक्शन विद अदर डेटा, ठीक है। सिंगली हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते किसी डेटा को, सिंगल ट्रेंड एनालिसिस नहीं होता है। पिछले बहुत सारे डेटा का कलेक्शन लेके ही हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है ट्रेंड एनालिसिस। तो सिंगल डेटा किसी काम का नहीं है। ए वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इज दैट इट इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज प्राइस लेवल चेंजेस। हम लोग पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं, या 10 साल के प्रॉफिट से अभी का प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं, तो तब का इन्फ्लेशन अब का इन्फ्लेशन में चेंज है, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो ट्रेंड एनालिसिस नहीं समझ पाता। इफ द सिलेक्टेड बेस ईयर इज नॉट ए नॉर्मल ईयर, देन द होल एक्सरसाइज ऑफ ट्रेंड एनालिसिस वुड बिकम फर्टाइल। मतलब क्या हो रहा है देखो, एक्चुअली कि अगर मान लो जैसे कोविड वाला ईयर था, ठीक है, तो उस ईयर में बहुत सारे सेक्टर, जैसे अब मेडिकल सेक्टर वगैरह का प्रॉफिट दिखा था, बाकी सारे सेक्टर का अगर देखो तो सब में लॉस ही आ रहा था। अगर हम लोग ऐसा एक ईयर को बेस ईयर मान लो 2020 को अगर हम लोग बेस ईयर मान के कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो किसी साल बहुत ज्यादा फ्लड आया था, नेचुरल डिजास्टर वगैरह हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें सब लॉस लॉस ही दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, मतलब प्रॉफिट दिखेगा कि पिछले साल इतना कम, 10 साल बाद इतना ज्यादा। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल ईयर से हमेशा बेस ईयर लेना है। कोई स्पेशल ईयर, कोई स्पेशल वजह से वो ईयर का लॉस ज्यादा हुआ है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो कभी हमें सही डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर
हमें पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये सारा चीज, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने सारा थ्योरी पढ़ा दिया, कंपैरेटिव का तो मैंने लिखवा दिया था। यहाँ पर देखो ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमें किस तरह से जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ करेंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बैक पीरियड इनटू 100, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल ऑफ लास्ट 4 ईयर्स दे रखा है तो उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, देखो इन्होंने कौन सा ईयर बेस ईयर मान लिया है, 2011 को बेस ईयर मान लिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 2012 के ट्रेंड को, करंट ईयर का डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, फिर ये वाला 65 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, क्योंकि इसी को हम लोग बेस मान रहे हैं, फिर 80 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, इस तरह से होगा। तो ये तो हमें थ्योरी पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि कैसे करके करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर मान के बाकी सारी चीजों का कंपैरिजन करते जाना। ये था कॉमन साइज, ये तो मैंने बता ही दिया था। अभी चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला तो अभी हम लोगों ने कंपैरेटिव कर लिया था पहले, ये कॉमन साइज अभी अभी किया। देखते ट्रेंड एनालिसिस का एक क्वेश्चन था, ये रहा ट्रेंड एनालिसिस 2012 का। चलो 2012 ट्रेंड एनालिसिस में क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड एनालिसिस, from the following trend analysis construct the comparative statement of fixed assets in absolute value taking 2009 as base year। तो हमें क्या करना है, हम लोग को बोल रहा है कि ये ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस हमें दे रखा है, हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्योंकि देखो सब एसेट का डेटा दे रखा है, लाइक गुडविल दे रखा है, लैंड बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, प्लांट मशीन, सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट और बेस ईयर हम लोग को मानने के लिए बोला है 2009, ठीक है। 2009 को बेस ईयर मान के हमें करना पड़ेगा। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 मार्क्स का आता है ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ पर 2012 का यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है फॉर ट्रेंड परसेंटेज। तो ट्रेंड तो बता दिया है कि फिक्स्ड एसेट का ट्रेंड क्या चल रहा था, ठीक है। ट्रेंड परसेंटेज ये देखो यहाँ पर हमें 2010 में 90% था गुडविल, फिर 80% हुआ, फिर 70% हुआ। हमें बोल रहा है ये सब का वैल्यू बताओ कि 2009 में गुडविल वैल्यू में कितना था, जैसे कि 2012 में 14,000 दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आइटम्स लिख लेते हैं, मतलब जो भी गुडविल वगैरह दे रखा है, और 2009 2010 2011 2012 ये 4 साल का डेटा दे रखा है। और यहाँ पर ये हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू को फिर से मतलब अमाउंट में लिखेंगे। तो 2009 2010 2011 और 2012। अच्छा आइटम्स में सबसे पहले गुडविल, गुडविल लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर, मशीन फर्नीचर। अच्छा 90 125 110, 90 125 110 120 100 105। अच्छा ये परसेंटेज है सब, फिर 80 160 125, 80 160 125, 200 115, 200 115। तो ट्रेंड अगर देखो तो ये बढ़ रहा था, फिर घट गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। अच्छा यहाँ पर भी वही कम जाते, यहाँ डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरह से। 11 में देखो, ओ अच्छा मैंने गलत कॉलम में लिख दिया, सॉरी 2000, मैंने गलत कॉलम में लिख दिया,
2009 को बेस मानने बोला था ना हम लोग को। देखो क्वेश्चन में 2009 को बेस मानने के लिए बोला था। 2009 को बेस मानने का मतलब है कि 2009 को हमें 100 मानना पड़ेगा, हर जगह पे 100 मानना पड़ेगा। 2010 का डेटा हो जाएगा ये वाला 90 125 110, 90 125 110 120 105, और 11 का डेटा हो जाएगा 80 160 125, 80 160 125, 200 115। ये 11 का हो गया। और 12 का 70 180 160, 70 180 160, 230 230 120, 230 120। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करने। 2009 के वैल्यूज जो है, ये 2012 का वैल्यू दे रखा है, ये लिख लेते हैं 14 5,40,000। ये 2012 के कॉलम को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 14,000, 5,40,000 4,80,000, 5,40,000 4,80,000, 4,60,000 और 60,000। अच्छा इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो कैसे होगा। 2009 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2009 में अगर कंपेयर करें 14,000 जो दिख रहा है, ये देखो हमें बेस ईयर एक मानना है, तो हम लोग 2009 को बेस मानेंगे। तो 2009 को अगर बेस मानेंगे तो ये जो 14,000 दे रखा है 2012 में, इसका परसेंटेज कितना है, 2012 का परसेंटेज हमें पता है 70%। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कंपेयर करेंगे कि 70% इक्वल टू अगर 14,000 है तो 100% क्या होगा। 100% पता चलेगा तो 2009 का आंसर आ जाएगा। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया 20,000। ठीक है, ये हो गया 20,000, इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर करना पड़ेगा ये कैलकुलेट, ये जो यूनिटरी मेथड है, बट मेरा यहाँ थोड़ा जगह शॉर्टेज कर दिया मैंने, यहाँ पर बहुत कम जगह बच रहा है, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया। ऐसे ही सारा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो 5,40,000 मतलब 180, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, तो ये हो जाता है 3,00,000। ठीक है, ये आ जाएगा 3,00,000। 100% का वैल्यू 3,00,000। फिर ये वाला 4,80,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160, सॉरी 4,80,000 डिवाइडेड बाई 160, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, तो ये हो गया 3,00,000। फिर से 3,00,000 हो जाएगा 100% यानी 3,00,000। अच्छा ये वाला 230, 4,60,000 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 100, 2,00,000। 60,000 मतलब 120 इंटू 100 मतलब 50,000। ठीक है, अब हम लोग का 100% कैलकुलेट हो गया। अब 2010 में 80%, तो जो 2,00,000 आया, 20,000 आया, इसका 80%, तो 20,000 का 80% कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा, फिर से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ये देखो क्योंकि ये ही बेस है, 2009 ही बेस है, तो अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 2010 के लिए इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2010 का जो बेस ईयर है वो 2009 के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमें बेस ईयर क्या मानने बोला है, हमें बोला है बेस ईयर 2009 को मानो, तो हम लोग 2009 को ही मान रहे थे, जहां जो डेटा अवेलेबल होगा। जैसे हमारे पास 2012 अवेलेबल था, तो 14,000 इक्वल टू 70%, तो 100% इक्वल टू कितना होगा, ऐसे करके हम लोगों ने 2009 का वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा कैसे हम लोग 2010 वाला कैलकुलेट करेंगे, 2010 के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 20,000 इक्वल टू अगर 100% है तो 90% कितना होगा, इस तरह से। मतलब 20,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90, तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो 3,00,000 जो 100% है, तो 3,00,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये वाला 125, तो ये हो जाता है 3,75,000, 3,75,000। ठीक है, अब 3,00,000 इक्वल टू 100 है, फिर से 3,00,000 इक्वल टू 100 है, तो 110 कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा
3,30,000। 2 लाख इक्वल टू 100 है, तो फिर 120 कितना हो जाएगा? तो 120 हो गया 2,40,000। 50,000 इक्वल टू 100 है, तो 105 इक्वल टू हो जाएगा 52,500। अब 2011 का कैसे कैलकुलेट होगा? सिमिलर तरीके से कैलकुलेट होगा कि अगर अगर 2009 20,000 इक्वल टू 100 है तो 11 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 20,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, 16,000। 16,000। अगर 3 लाख इक्वल टू 100 है तो 125 नहीं, ये 160, ये हो जाएगा 4,80,000। फिर ये 3 लाख इक्वल टू 100, 3 लाख इक्वल टू 100 है तो 125, 3,75,000। और 2,40,000 इक्वल टू 100 है, सॉरी 2,40,000 नहीं, ये वाला कॉलम देखना पड़ेगा। 2 लाख इक्वल टू अगर 100 है, 2 लाख इक्वल टू अगर 100 है तो ये वाला 2011 निकाल रहे, तो 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 लाख। अच्छा, 50,000 इक्वल टू अगर 100 है तो 50,000 इक्वल टू अगर 100 है तो 115 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 57,500। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू में आंसर निकाल लिया इस तरह से, और बाकी हम लोग को डेटा दिया हुआ था। तो पहले क्या किया हम लोगों ने? पहले कंपेयर करके हम लोगों ने 2009 का वैल्यू निकाल लिया। कैसे? 14,000 2012 से कंपेयर किया तो 70%, तो 100 कितना होगा? अब ये कॉलम होने के बाद अब हम लोग ये वाला कैलकुलेट किया, और ये वाला ये कैसे कैलकुलेट किया? अगर 2009 में 20,000 इक्वल टू 100 होगा तो 90 इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। एक ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन है। और एक था यहाँ पर, ये भी सेम उसी तरह से ही ये वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला है फ्रॉम द ट्रेंड सप्लाइड बिलो प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एब्सोल्यूट वैल्यू टेकिंग 2003 एज बेस ईयर। 2003 को बेस ईयर मान के हमें करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हम यहीं पर करके दिखा देते हैं। देखो 2000 ये सेम उसी तरह से कॉलम से बनेगा, आइटम्स का नाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कैश एंड बैंक, इस तरह से सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये देखो यहाँ पर 2003 3 को भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर बना देते हैं कैश एंड बैंक, यहाँ पर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। डेटर, फिनिश्ड गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, इसका परसेंटेज 2003 को बेस मानना है, तो ये सब 100 हो जाएगा 2003 वाले कॉलम में। ठीक है, और ये 2004 में 120, 130, 160, 175, 110, 120, 130, 160, 175, 110, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओ सॉरी, कैश एंड बैंक ये 100। ठीक है, तो 120, 130, 160, 175 और 110। यहाँ पर भी 130, 40, 220, 250, 150, 150, 200, 250, 300, 175। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों के पास 2006 जो लास्ट है, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो फिर से 2003, 2004, 2005, 2006 हम लोग वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज तो दिया हुआ है 2006 में कैश एंड बैंक 3,600, यहाँ पर 6,800, 4,000, 4,500 और 1,750। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे? ये 3,600 इक्वल टू 150 है, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 3,600 डिवाइडेड बाई 150 टू 100, तो 2,400। ये आंसर आ गया 2,400। 6,800 अगर 200 है तो फिर 100 कितना हो जाएगा? आधा, 3,400। 4,000 अगर 250 है
तो फिर 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 अगर 250 है, 4000 250 इंटू 100, तो ये हो गया 1600, ठीक है, ये हो गया 1600। 2400 3400 1600, अच्छा ये वाला 4500 अगर 300 है तो 100 कितना हो जाएगा, 1500, और 1750 अगर 175 है तो 100 इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000। अब ये निकल के अब हम लोग 2004 कैलकुलेट करेंगे विद बेस 2003, तो 100 इक्वल टू 2400, तो 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 2880। 3400 अगर 100 है तो फिर ये 130 कितना हो जाएगा, 4420। 1600 अगर 100 है तो 160 कितना हो जाएगा, 2560। 1500 अगर 100 है तो 175 कितना हो जाएगा, 2625। अगर 1000 इक्वल टू 100 है तो 110 कितना हो जाएगा, 1100। हम जस्ट एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 2625 2560 4420, हाँ 2880। अब ये वाला, तो यहाँ पर 2400 अगर 100 है तो 130 कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 130, 3120। 3400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 140, 4760। अच्छा ये वाला, फिर 1600 अगर 100 है तो 220 कितना होगा, 220 हो जाएगा 3520, 3520। अच्छा 1500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250, 3750। 1100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, 1650। अच्छा ये तो टैली नहीं हुआ, लास्ट वाला बोल रहा है 1500 होगा, देख लेते हैं। ये 3120 4760 3520 375, ये गलत कर दिया क्या मैंने, 2005 का कंपेयर कर 150 चेक करना चाहिए। 1000 इक्वल टू 100, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 170, 175 नहीं 150, 1500। ठीक है, मैंने ये 175 ले लिया था इसीलिए, तो ये हो गया, सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। बस और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, ये हम देना भूल गए, ये छोटा सा है तो हम लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, एक 2015 में आया हुआ है, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। हमें ट्रेंड एनालिसिस करके बताना है, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द सेल्स ऑफ base period and other missing data from the following figures of A Limited, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ईयर 2010 2011 2012 2013 2014, सेल्स इन थाउजेंड में, ट्रेंड
ट्रेंड परसेंटेज 1980, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये 110 दे रखा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसके नीचे 130, यहाँ पर 2805 क्वेश्चन मार्क, 3140 क्वेश्चन मार्क, 3798 क्वेश्चन मार्क। 5 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हमें ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जगह है वो फाइंड आउट करके बताना है। तो इसका एनालिसिस हम लोग ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन टेबल showing trend and sales of A Limited. Sales trend percentage 1000 ईयर ऐसे लिख रहे हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन जो है 1980110, ये फाइंड आउट करना है। 130, 2805, 3140, 3798, ठीक है। बाकी जो मिसिंग फिगर है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 100 माना गया है, इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। ये अगर 100 नहीं है, 110 माना गया है, तो ये बेस नहीं है, ठीक है। हम लोग को देखना पड़ेगा बेस किसको मानेंगे, हम लोग को कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये निकालते हैं, वर्किंग नोट लगाते हैं। देखो वर्किंग नोट, सेल्स ऑफ 2011 का जब हम लोग सेल्स निकालेंगे तो हम लोग, अभी मैंने एक जो थ्योरी दिखाया था वहां पर हम लोगों ने देखा था सेल्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, इनटू 100। तो प्रीवियस ईयर को बेस मान रहे थे, तो सेल्स ऑफ करेंट ईयर कितना है, करेंट ईयर का सेल्स जो है वो 2010 मान लेते हैं, ठीक है। 2011 के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में दे देते हैं 2010, नहीं पहले ऐसे करते हैं, सेल्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेंड ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। यानी कि 2010 का सेल्स का वैल्यू दैट इज 1980, और 2010 का ट्रेंड 110, मतलब 110 इज इक्विवेलेंट टू 1980, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन करे थे वैसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें इस तरह से करना पड़ेगा। सेल्स ऑफ 2000, यहाँ पर हो जाएगा ट्रेंड ऑफ 2011, बताते हैं क्यों होगा। यहाँ पर पहले देखो करेंट ईयर का सेल्स 1980 जो कि 2010 है, ये इक्विवेलेंट टू 110 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये अमाउंट है, ये परसेंटेज है। अगर हम लोग इसमें इनटू कर देते हैं 130 तो हमें पता चल जाएगा कि 2011 का सेल कितना है। ये सिंपल बात हो गया ना। ये देखो कि अगर 19280 इक्वल टू 110 है, देन 130 इक्वल टू कितना होगा। ये यूनिटरी मेथड करके हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को कुछ बेस नहीं बोला था इसमें, ठीक है। तो 2340 इसका आंसर हो जाएगा 2340 वर्किंग नोट के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग 2012 का ये जो है ट्रेंड निकालेंगे, ठीक है। तो 2012 का ट्रेंड कैसे निकालेंगे, देखो ट्रेंड ऑफ 2012, ठीक है। तो ट्रेंड ऑफ 2012 कैसे निकालेंगे हम लोग, 2805 ये जो है ये 2012 का सेल्स है, ठीक है। और इसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2340 इक्वल टू 130, 2340 इक्वल टू 130, तो 2805 इक्वल टू कितना हो जाएगा। मतलब जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर बेस कुछ बोला नहीं था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2011 को बेस मान के कर सकते हैं। ये देखो फाइंड द सेल्स ऑफ द बेस पीरियड एंड अदर मिसिंग डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो कहीं पर भी तो हमें 100 नहीं दिया था, तो हम लोग बेस किसको माने, क्योंकि हम लोगों ने इसको 130 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया कि ये 2340 है, तो हम लोग ट्रेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं 11 को बेस मान के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये अजम्पशन ले रहे हैं कि 11 बेस है, तो 2340 इक्वल टू अगर 130 है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया 130 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख देते टेकिंग 2011 एज बेस,
ठीक है। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे यहाँ पर ट्रेंड इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करेंट ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय 2011 सेल्स, क्योंकि इसको बेस मान रहे हैं, इनटू 100। ठीक है, तो इनटू 100 कर दिया। 2011 का सेल्स कितना है, 2340, 2340। और करेंट ईयर कौन सा है जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 2805, 2805। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ये हम लोग मान चुके हैं कि बेस है, तो ये 100 के इक्विवेलेंट हो गया। तो 2805 डिवाइडेड बाय 2340 इंटू 100, 119.87, 119.87 हो जाएगा। फिर से ट्रेंड ऑफ 2013 इक्वल टू हो जाएगा, नीचे 2340 ही आएगा, 2011 इंटू 100, और करेंट ईयर जो कि है 2013, 3140। ठीक है, इसका आंसर लिख लेते हैं 119.87%, 3140 और 3798, तो 3140, 3798 divided by 2340 into 100, 3140 into 100 divided by 2340, तो ये हो गया 134.19, 37898 divided by 2340 into 100, तो ये हो गया 162.31। अब यही वाला हम लोग को यहाँ पर लिखना है, 162.31, 134.19। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया था, देखो सेल्स दे दिया था 2010 का, और यहाँ पर ये देखो सेल्स और इसका ये दे दिया था ट्रेंड, लेकिन ये तो 100 नहीं है कि हम लोग इसको बेस माने। बोला गया था फाइंड द सेल्स ऑफ द बेस पीरियड एंड अदर मिसिंग डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो बेस पीरियड के थ्रू से हमें करना है, तो हम लोगों ने 11 जो है उसको बेस पीरियड माना, तो उसके लिए पहले हम लोगों ने उसका सेल्स निकाल लिया, दैट इज 2340। ठीक है, अब 2340 के रेस्पेक्ट में इसको बेस मानेंगे, तो बेस जो होगा वो तो फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 2340। अब 2340 11 में हुआ था, 12 में हुआ 2805, तो कितना परसेंटेज हुआ, ज्यादा तो हुआ ना, कितना 119.87, वैल्यू में भी देखो तो ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, सारा ही सेल ज्यादा दिख रहा है, तो 130 था यहाँ पर, ये सॉरी ये 100 मानेंगे क्योंकि हम लोग इसे बेस मान रहे हैं, फिर ये बढ़ गया 119, 134, 162। ठीक है, तो अगर हम लोग जिसको बेस मानेंगे वो हमेशा फिक्स्ड हो जाएगा नीचे वो वैल्यू, और बाकी जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस ईयर के लिए 12, 13, 14, वो जो है डिवाइडेड फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन सबसे पहले हमें 11 का जो सेल्स है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। 11 का सेल्स जब तक हमें नहीं पता चलेगा, जिसको हम लोग बेस मानना चाहते हैं, तो वो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर और कोई क्वेश्चन मुझे देना नहीं है, और होमवर्क के लिए भी और कुछ नहीं चाहिए, मैंने सारा ही करवा दिया जितना था। बस एक क्वेश्चन नहीं दिया था कॉमन साइज का जो बैलेंस शीट है उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका और जरूरत है। ये ऐसे ही तो करना है, और कुछ करना तो है नहीं, 100 मान के हमें कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।